नमस्ते दोस्तों। 15 जून की पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपना डेली का पैटर्न रहता है कि सबसे पहले न्यूज़ को ब्रीफली देखेंगे कि न्यूज़ में क्या दे रखा है, फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ से, और साथ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। ठीक है ना। मेंस का क्वेश्चन आपको खुद से लिखना होता है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे बन सकता सवाल और उसको कैसे आंसर किया जा सकता था। ठीक है। कोर्सेज से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हो ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। ऐप की लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे आप सभी लोगों के लिए 2027 के जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को। देखिए, पहली न्यूज़ क्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्लोवाकिया की यात्रा पर थे। आप सभी को पता है फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर है। तो वहाँ से कुछ जो भी फाइंडिंग्स निकल के आई है उनको अपन देखेंगे कि क्या चीज़ें अपने लिए काम की है। ठीक है। अब देखिए, पहले तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं। सिंपल सी बात है कि भारत और स्लोवाकिया, जो कि जो पूर्व में उसका नाम था स्लोवाकिया। ठीक है। अब 1993 से स्लोवाकिया के साथ में अपने शांतिपूर्ण जो विभाजन हुआ उसका जो भी यूएसएसआर था, उसके बाद अपने डिप्लोमेटिक संबंध विकसित हुए। ठीक है। भारत ने भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता प्राप्त दी। ठीक है। अब आर्थिक विविधीकरण और भारतीय यूरोपीय संघ के साथ में जो मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ है उसमें स्लोवाकिया भारत का काफी बेहतरीन जो रणनीतिक साझेदार है वो बना हुआ है। ठीक है। दोनों जो राष्ट्र है उसके बीच में लोकतंत्र, बहुपक्षवाद है ना, कानून कानून आधारित जो वैश्विक व्यवस्था है, उनके जो मूल्य है वो साझा करते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहली बात तो स्लोवाकिया की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखना है। ठीक है। कि उसको कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, वहां से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, कौन से पर्वत वहां पर स्थित है, ये चीजें करनी है। और अभी बहुत सारे सवाल आते हैं डेली के, भाई सर नोट्स कैसे बनाए, जो डेली पीआईबी रहती है। आपको सिर्फ हल्के से ऐसे पॉइंट्स लिखने जो कि आपको याद नहीं थे, सिंपल। ठीक है ना। कोई नया एक्ट आया है तो उसके एक दो फाइंडिंग्स लिख ली। ठीक है। कोई नई टर्मिनोलॉजी अगर न्यूज में है तो उसको टर्मिनोलॉजी लिख ली और सामने लिख दिया कि ये किस लिए न्यूज में रही है। बस सिंपल इतना सा करना है आपको। पूरे के पूरे नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं 12 पेज का दूँ और आपने 10 पेज के नोट्स बना लिए तो वो वर्थ इट नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ मान लीजिए डेली का मैं 10 से 12 पेज का अगर पीडीएफ दे रहा हूँ तो आपको हाफ पेज में कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। ठीक है। ओके। ब्रातिस्लावा जो है वो स्लोवाकिया की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। ये यूरोपियन संघ के उन देशों में से शामिल है जिसकी सीमाएं हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड और यूक्रेन के साथ में मिलती है। अब इसका आप मैप भी देख लीजिएगा। मैप में लगाना भूल गया हूँ तो आप मैप गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है। टोटल भारत और स्लोवाकिया के बीच में 11 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर सहयोग की बात बनी है, जिसमें श्रम प्रवासन है, रक्षा सहयोग है, डिजिटल प्रौद्योगिकी है, उच्च शिक्षा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है ना। ये सारी चीजें। कोशिशे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रथम पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया, जो कि तकनीकी शिक्षा की एक मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है ना। है ना। एआई अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा अगर इस तरीके की यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित होगी तो। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के भी मतलब कहीं ना कहीं जो समझौते हुए हैं, है ना, कि इन फ्यूचर अपन इस चीज़ पे काम करेंगे। तो ये आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि किस किस चीज़ों पर बातचीत हुई है। ठीक है। मेंस के लिए क्या पता होना चाहिए आपको कि भाई रणनीतिक और आर्थिक सहयोग जो देशों के साथ में भारत के विकसित हो रहे हैं, इसमें दोनों देश व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, असैनिक जो परमाणु ऊर्जा है या फिर सुपर कंप्यूटर पर जितने भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके सहयोग को कहीं ना कहीं आप आंसर में कोट कर सकते हो कि भारत किस तरीके से दूसरे देशों के साथ में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। अब भारत और यूरोपियन संघ के बीच में भी आपको पता है एफटीए साइन हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मध्य यूरोपियन देश है ना, उनका समर्थन भी आवश्यक है ना, और स्लोवाकिया उसमें से एक प्रमुख अंग है। ठीक है। आतंकवाद पर सिंपल सा सबका सामान्य सा रुख है कि भाई हम उसको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करेंगे, कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए अपन प्रतिबद्ध है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो पीएम है अपने, उन्होंने भी सराहना की इस बात की कि हम सब मिल करके, साथ में मिल करके आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। ठीक है। वैश्विक शासन में सुधार के लिए बहुपक्षवाद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार के प्रति जो साझा अपनी प्रतिबद्धता है उसको लेकर के भारत ने स्लोवाकिया के साथ में अपनी जो भी बातचीत है वो करी है। ठीक है। प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहे देश स्लोवाक गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सही है। ये एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। ठीक है। तो पहला सही है, लैंडलॉक्ड है ना। मैप आपको देखना है स्लोवाकिया का।
ठीक है, कल से मैं मैप भी लगाना साथ में शुरू कर दूंगा, जो भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो भी न्यूज रहेगी ना, उसका मैप भी मैं साथ में लगाऊंगा। इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा डेन्यू नदी के किनारे स्थित है, तो अपन ने पढ़ा है। दूसरा भी सही है। हाल ही में भारत ने यहाँ की जो कोशिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एआई की प्रथम पीठ स्थापित करने की अपनी सहमति व्यक्त की है। तो तीनों ही इसके आंसर सही है। ठीक है, मेंस के लिए देखिए, मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ में भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक विविधीकरण के सिद्धांतों के कारण तेजी से विकसित हुए। स्लोवाक के साथ अपने हाल ही के समझौते के आलोक में बताइए कि किस तरीके से ये कथन सही है। ठीक है ना, तो आपको 250 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करना है। ये जो न्यूज है उसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, क्या क्या और भी चीजें फाइंडिंग्स निकली है उनको लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट में आप इसको आंसर को लिखने की एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब भारत और फ्रांस के बीच में आपको पता है शैक्षिक नवाचार अनुसंधान के सहयोग पर भारी प्रगति देखने को मिली है। ठीक है, क्योंकि अभी फ्रांस एंड स्लोवाक इन दोनों की यात्रा पर थे पीएम, तो कुछ फाइंडिंग्स अभी लेटेस्ट निकल के आ रही है, तो उनको अपने को देखना है। ठीक है, भारत और फ्रांस रणनीतिक रोड मैप 2030 के अनुषंग में भारत के शीर्ष तकनीकी संस्थानों और फ्रांस के जो अग्रणी विश्वविद्यालय है उनके बीच में 19 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो भारत और फ्रांस के बीच में हमेशा गहरे संबंध रहे, विश्वास पर आधारित संबंध रहे। ठीक है, 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो फ्रांस ने उन दुर्लभ पश्चिमी देशों में से था जिसने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। ठीक है ना, अब 3 प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के स्तंभ है, जिसमें रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैनिक परमाणु ऊर्जा। ठीक है ना, जिसका यूज एनर्जी सेक्टर के लिए किया जाएगा। ठीक है, और चौथा जो स्तंभ है ना, उसमें डिजिटल नवाचार, शिक्षा, हरित ऊर्जा के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संस्था आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी तिरुपति, इन्होंने जो फ्रांसीसी संस्थान है 4, ठीक है, इनके साथ में सहयोग के महत्वपूर्ण विषय को मतलब डिस्कस किया, जिसमें अनुवाद से रिलेटेड हो गया, शिक्षा और अनुसंधान से रिलेटेड हो गया, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, एआई, सतत विकास, है ना, एनपीटी। ठीक है, इसमें पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग से रिलेटेड जो भी साझेदारी है वो इन 4 संस्थानों के साथ में भारत की देखी जा सकती है। ठीक है, तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि भारत के इन संस्थाओं ने फ्रांसीसी संस्थाओं के साथ में सहयोग को बढ़ावा दिया। आप कहीं ना कहीं मेंस में भी इसको कोट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब वही बात है कि भाई जो अपन ने चीज़ें ऊपर डिस्कस करी है ना, कि भाई सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनोवेशन की जो भी बातचीत है, ठीक है, और एआई पर जितनी भी बातचीत है उस पर सहयोग की बातचीत हुई है इन सम्मेलनों के माध्यम से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है मेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को अपन बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस केवल रक्षा खरीद पर बातचीत नहीं करे, बल्कि उससे बढ़कर के नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इनोवेशन है उस पर बातचीत कर रहे हो, उसी पर अपने सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत है ना, उसको वैश्विक अनुसंधान जो नेटवर्क है उसको जोड़ने की कोशिश भारत की रही है। ठीक है, मानव केंद्रित नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। भारत फ्रांस होराइजन रोड मैप 2030 के संबंध में बताना कि कितने युग्म इसमें से सही है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर, इसने किस किस क्षेत्र में भागीदारी को स्थापित किया? तो इसमें से तीनों ही युग्म सही है कि भाई आईआईटी बॉम्बे ने इंस्टीट्यूट पोलोटेक्निकल डी फेरिस स्टार्टअप सहयोग को बात करी, आईआईटी तिरुपति ने नेविगेशन और टाइमिंग के लिए सहयोग प्रदान किया, और आईआईएससी बेंगलुरु ने अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बातचीत करी है फ्रांस के मतलब इन संस्थाओं के साथ में। ठीक है, फ्रांस और भारत के बीच में रणनीतिक साझेदारी रक्षा क्षेत्र से परे जाकर के महत्वपूर्ण और उभरती जो टेक्नोलॉजियां हैं, उच्च शिक्षा है, जलवायु परिवर्तन के समाधान है, वहां तक विस्तृत किया है सहयोग को। ठीक है, समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, इसको आपको 15 अंकों में 250 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखिए, जो WPI है और जो PPI है उसकी नई श्रृंखला जारी हुई है। ठीक है, DPIIT के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने WPI थोक मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक, ठीक है, की संशोधित श्रृंखला जारी की, जिसका आधार वर्ष बदल करके 2022-23 कर दिया, जो कि पहले 11-12 था। ठीक है ना, अब PPI और WPI, ठीक है, इनके दोनों के आधार वर्ष को भी चेंज कर दिया। अब आपको बताना है कि CPI का नया आधार वर्ष क्या हुआ है, कमेंट में बताना है। ठीक है, GDP का नया आधार वर्ष क्या हुआ है वो भी आपको कमेंट में बताना है। इन दोनों सवालों के आपको जवाब कमेंट में देने हैं। ठीक है, अब देखिए,
जो इन्फ्लेशन होता है ना उसको मापने के लिए कुछ मानदंड होते हैं, कुछ सूचकांक होते हैं, जिसमें देखिए थोक मूल्य सूचकांक होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, ठीक है ना। थोक मूल्य सूचकांक में उस टाइम मतलब इन्फ्लेशन को नापा जाता है जब जब वो उपभोक्ता के पास में वो चीज़ें नहीं आती है, ठीक है ना। उपभोक्ता के पास आने के बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसमें जो भी फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन जितना भी जो भी प्राइसेस में हो रहा है उसको मापा जाता है। साथ ही साथ टैक्स भी ऐड हो जाता है, क्यों? क्योंकि टैक्स भी उपभोक्ताओं पर लगता है, ठीक है। ओके, अब उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में सीपीआई को अपनाया था। उससे पहले क्या था? डब्ल्यूपीआई था, ठीक है ना। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने किसको अपनाया? सीपीआई को। उससे पहले क्या था मानदंड, मुख्य मानदंड? डब्ल्यूपीआई, ठीक है। ओके, अब देखिए वर्तमान जो नया आधार वर्ष है वो बदल गया, 2022-23 हो गया, पहले 2011-12 था, ठीक है। ओके, अब कुछ जो आइटम्स है ना उनकी संख्या में वृद्धि हुई है डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। ये नहीं याद रखना कि कितनी हुई है, लेकिन बस ये मतलब आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई संख्या बढ़ी है, ठीक है। विद्युत समूह में सुधार हुआ है। लीकिंग फैक्टर्स जो है, पुरानी श्रृंखला के सूचकांक को नई श्रृंखला से जोड़ने के लिए लीकिंग फैक्टर तय किए, जिसमें सभी वस्तुओं के लिए यह 1.53 है। लीकिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि भाई किससे रिलेटेड है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब उत्पादक मूल्य सूचकांक क्या है? यह पहली बार हो रहा है कि इनपुट और आउटपुट दोनों स्तरों पर व्यापक मूल्य उतार चढ़ाव को ट्रैक करने के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक को भी डब्ल्यूपीआई के साथ में एकीकृत किया जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभ में मासिक आधार पर 7 प्रमुख सेवाओं के लिए सेवा पीपीआई संकलित किया जा रहा है। फिर इसमें क्या होगा कि भाई पीपीआई को त्रैमासिक यानी 3 महीनों के मतलब अंतराल में इसको संकलित किया जाएगा, ठीक है ना। जिसको जीडीपी डिफ्लेटर की गणना अधिक वैज्ञानिक हो जाएगी, ठीक है ना। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? ठीक है, उसमें ये होता है कि भाई नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने परसेंट में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसका आनुपातिक परिवर्तन कितना है, उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि भाई पुराना आधार वर्ष था वो 1 दशक पुराना हो गया था, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक उपभोग और उत्पादन पैटर्न को नहीं दिखा रहा था। इसीलिए हमने नई डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने के कारण भार का पुनर्गठन भी किया है, ठीक है। भाई सटीक मुद्रास्फीति का अगर डेटा आपको मिलेगा तभी आप एक बेहतर वित्तीय नीतियां और राजकोषीय प्रोत्साहन को जो सुधारने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं ना उसको आप तैयार करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको नीति निर्माण में भी सहायता प्रदान मिलेगी इससे। हाल ही में जारी थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के संबंध में आपको बताना कितने कथन सही है। इसका आधार वर्ष बदल के 2022-23 कर दिया, ठीक है। इसमें मदों की संख्या को घटा करके कम कर दिया, तो दूसरा हो जाएगा गलत, इसमें बड़ी है संख्या, ठीक है। आपको देखिए इस तरीके से आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। विद्युत समूह के तहत अब सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को भी शामिल कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सी हो जाएगा सही इसका। मेंस के लिए देखिए पीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों में अंतर क्या है? भारत में नीतिगत निर्णयों और जीडीपी गणना में सटीकता में सुधार करने के लिए पीपीआई को अपनाना क्यों आवश्यक माना जा रहा है, विवेचना कीजिए, ठीक है। इसको आप गूगल कर सकते हैं, एआई से आप मतलब हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। यहीं से आपका मेंस सुधर सकता है अगर डेली प्रैक्टिस आप करेंगे तभी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की मासिक बुलेटिन जारी हुई है। इसमें आप देखिए कि भाई जो शहरी बेरोजगारी है वो गिर करके 6.4% तक आ गई है, ठीक है। ओके, कुछ ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि भाई श्रम बल भागीदारी दर कितनी है, जिसमें 15 वर्ष से ज़्यादा आयु के जितने भी व्यक्ति है ना वो अखिल भारतीय स्तर पर कितनी पार्टिसिपेशन रखते हैं श्रम में, उसको क्या कहते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो वो कितनी है? 54%, है ना। 15 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं उसमें 54% कहीं ना कहीं रोजगार में संलग्न है, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है 0.6% की, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छी मतलब एलएफआर रेट अपनी है, एलएफपीआर रेट। शहरी बेरोजगारी दर 6.4 घट करके हो गई है, ठीक है ना, जो अभी तक पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा न्यूनतम है। महिला श्रम बल सहभागिता है ना वो कहीं ना कहीं 32.8% के आसपास है। ये जो है ना डेटा आपकी मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। शहरी पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.9% है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, आप इसके नोट जरूर बना लेना कि आपके मेंस में जब भी आप मेंस लिखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके बेहतरीन रूप से आपके काम आ सकती है, ठीक है। अब देखिए एलएफपीआर रेट क्या होता है? आबादी में काम करने वाले या फिर काम की तलाश करने वाले लोगों का प्रतिशत, ठीक है ना। कि भाई 15 वर्ष से
अधिक उम्र के जो भी लोग हैं ना, जो काम या तो कर रहे हैं या फिर काम की तलाश कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे LFPR रेट, श्रम बल भागीदारी। ठीक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है? कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्ति कितने हैं, मतलब कि कितनों को काम मिला हुआ है। ठीक है। बेरोजगारी दर क्या होती है? श्रम बल में शामिल लोगों में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उसको कहेंगे बेरोजगारी दर। ठीक है। ओके। अब मेंस के लिए क्या आपको याद रखना है कि भाई शहरी बेरोजगारी में गिरावट आई है, जो कहीं ना कहीं जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश है उसको वृद्धि करेगा, डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार है ना, और कहीं ना कहीं जो विनिर्माण सेक्टर है उसमें जो PLI स्कीम जो अपन ने चलाई है उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है और उससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। ठीक है। अब महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी है ना उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि वो फिर भी मतलब पुरुषों से काफी ज्यादा कम है। लेकिन इसके लिए सुरक्षित परिवहन, शिशु गृह जो है, सुविधाएं हैं या फिर कौशल विकास है, इनको बढ़ावा देकर के इसकी LFPR रेट को भी महिलाओं की भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। तो ये वे फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है। ओके। PLFS शाब्दिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। यह सर्वेक्षण NSO द्वारा जारी किया जाता है, सही है। श्रम बल भागीदारी दर की गणना में केवल वे लोग शामिल है जो वर्तमान में किसी रोजगार में संलग्न है, नहीं, काम जो तलाश कर रहे हैं वो भी शामिल है, तो दूसरा हो गया गलत, ये भी कट गया, केवल सी हो गया सही। हालिया डेटा के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी दर गिर करके 6.4% हो गई है, तो तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। ठीक है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर का लाभ पूर्णतः प्राप्त करने के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि करना अनिवार्य है। हाल के जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े हैं उनमें किन बाधाओं और सुधारों की चर्चा करी गई है या फिर किए जाने चाहिए सुधार, आपको बताना है, जो कि महिलाओं के रोजगार को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो इस आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। DRDO द्वारा लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है। अब देखिए, ओडिशा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की जो सतह हमला करने वाली जो सक्षम जो क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। ओके। अब पूर्णतः स्वदेशी जो क्रूज मिसाइल तकनीकी के लिए भारत ने निर्भय मिसाइल का विकास शुरू किया है, और भारत ने रूस के साथ मिलकर के कौन सी मिसाइल बनाई है? क्रूज ब्रह्मोस। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या क्या अंतर है। ठीक है। सबसे पहले ये PYQ में पूछा गया। देखिए, क्रूज मिसाइल क्या होता है? जेट इंजन द्वारा संचालित होती है और पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही अत्यधिक कम ऊंचाई पर उड़ती है और लक्ष्य तक रास्ता खुद गाइड कर सकती है, जैसे मानव रहित विमान होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि क्रूज मिसाइल है ना, इसमें आप छोड़ दिए, फिर जहाँ पे आप टारगेट को करना चाहते हैं ना वहाँ पर आप हिट कर सकते हो। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होगा, आपने एक बार मिसाइल छोड़ दी, ऐसे परवलयाकार पैराबोलिक पथ में अनुसरण करेगी और फिक्स जगह पर जाकर के ये गिर जाएगी। ठीक है ना। आप पहले से डिसाइड कर दोगे कि यहीं पर गिराना है, तो वहां से वो दूसरी जगह नहीं गिर सकती। लेकिन क्रूज मिसाइल को आप गाइडेड मिसाइल भी कह सकते हैं, मतलब आप इसको गाइड कर सकते हो। ठीक है ना, कि कहाँ पर गिराना है। तो ये चीजें डिफरेंट है। ठीक है ना, दोनों के बीच में। तो ये PYQ में पूछा गया। ठीक है। ये सतह से सतह में मार करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। ठीक है। DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है ना। ओके। अब देखिए, मेंस परीक्षा के लिए आपको लिखना है कि भाई रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो रही है, स्वदेशी क्रूज मिसाइल तकनीकी का आपने सफल परीक्षण कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो भारत की तकनीकी परिपक्वता है उसको दिखा रहा है। ठीक है ना। वैश्विक हथियारों की निर्भरता पर कमी आएगी, है ना। बहुमूल्य जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होगी। ठीक है। क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी जो सीमाओं पर बढ़ते हुए भू राजनीतिक तनाव है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा। तो ये सारी चीजें अपन मेंस में लिख सकते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण की गई ALR LACM मिसाइल पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कितने सही है। ये सतह से सतह में मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, कम दूरी की है, पहला गलत हो गया। ठीक है, ये निकल गया। और दूसरा तो कॉमन है, मतलब सही होगा। DRDO की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, इसका परीक्षण पोखरण रेंज में हुआ, तो तीसरा गलत है। ठीक है ना, तो केवल 2 हो गया सही। ठीक है, तो आज की अपनी जो न्यूज़ थी सारी अपन ने कवर कर लिए। ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए अफोर्डेबल कोर्सेज रखे गए, एक बार जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।